Hello, hi. Today we are doing Unit 9 of MCO 15, and the name of the unit is Textiles and Garment. If we look back upon the history of India, so we know that India have always flourished when it comes to textiles and garments. India हमेशा से आगे रहा है कॉटन जूट वूल इन सभी की प्रोडक्शन में. लेकिन अब टाइम बदल गया है और अब कंपटीशन बढ़ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है. सो वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनारियो. तो हम समझेंगे कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट के सेक्टर में इंडिया के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, अ लॉट मोर. सो लेट्स बिगिन. फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस कि इंडिया की इंडियन इन टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स की क्या कंपेरेटिव एडवांटेज है. मतलब इफ़ वी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट इंडिया हैव. सो क्या कंपेरेटिव एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ्स हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की. फर्स्टली अबैंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल. हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है. इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है कॉटन कल्टीवेशन के लिए. ये इंश्योर करने के लिए कि नेचुरल फाइबर्स की सप्लाई जो है वो अच्छी तरीके से स्टीडी सप्लाई और मैसिव अमाउंट में सप्लाई होती रहे, ताकि हमें बाहर से दूसरी कंट्रीज से एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम से कम पड़े. सो सेकेंड हम एडवांटेज कह सकते हैं लार्ज एंड वर्सटाइल वर्कफोर्स. एज़ वी नो इंडिया के अंदर लेबर की कमी नहीं है, और इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे दोनों ही तरह के वर्कर्स हैं, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी. तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, स्किल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, जर्नल वर्कर्स भी हैं. इसका मतलब इंडिया जो है वो अकेले ही हर प्रोसेस को अपने आप कर सकता है, चाहे वो कॉटन पिक करने से लेके है हाई एंड फैशन बनाने तक का हो, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स भी हैं. तो सारे ही काम हो सकते हैं इन वन कंट्री. सो this means that India can handle every step of the process, from picking up cotton in the fields to sewing complex high-end fashion. Now next advantage is creative क्राफ्टमैनशिप. इंडियन आर्टिसंस जो हैं, जो कारीगर हैं, वो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी स्किल्स के लिए. उनको इतने अच्छे डिज़ाइंस करने आते हैं, एम्ब्रॉयडरी करनी आती है, इंट्रीगेट एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट, अलग अलग तरह के आर्ट होते हैं, उन सब कुछ आता है इंडियन आर्टिसंस को, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है. तो ये एक एडवांटेज है. देन डाइवर्स प्रोडक्शन मेथड्स. इंडिया यूनिक है क्योंकि अलग अलग तरह के तरीके हैं इंडिया में जिससे कि फैब्रिक बनाया जाता है. ट्रेडिशनल हैंड वीविंग है, हैंडलूम है, स्मॉल स्केल मशीन जैसे पावर लूम है, और बड़ी बड़ी मॉडर्न फैक्ट्रीज जैसे मील्स भी हैं. तो अलग अलग प्रोडक्शन मेथड्स हैं जो इंडिया में यूज़ करे जाते हैं. सपोर्टिव गवर्नमेंट रूल. गवर्नमेंट ने भी जो पॉलिसीज़ हैं उनको लिबरलाइज कर दिया गया है, उनको फ्री पॉलिसीज़ बना दी गई हैं जहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो गया है. फ्लेक्सिबिलिटी विथ स्मॉल ऑर्डर्स. बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है, इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाइंट ऑर्डर्स ही एक्सेप्ट करते हैं, बड़े ऑर्डर्स ही एक्सेप्ट करते हैं. इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो विलिंगली तैयार रहते हैं कि स्मॉल बैचेस में भी क्लोथ्स बनाने के. इससे इंडिया एक फेवरेट पार्टनर बन जाता है स्मॉल इंटरनेशनल बुटीक्स के लिए और स्टार्टअप फैशंस के लिए, क्योंकि वो स्मॉल बैचेस में भी अपने लिए चीज़ें ले सकते हैं. और इंडिया ऐसी कंट्री है खुशी खुशी ऐसे ऑर्डर्स को बनाती हैं एंड देन एक्सपोर्ट करती हैं. नाउ ये तो हमने बात करी इंडिया की स्ट्रेंथ्स या फिर कंपैरेटिव एडवांटेजेस के बारे में कि रॉ मटेरियल बहुत है, वर्कफोर्स अच्छा है हमारा, क्राफ्टमैनशिप बहुत क्रिएटिव है, अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, गवर्नमेंट रूल सपोर्टिव हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है विद स्मॉल ऑर्डर्स. लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स या वीकनेसेस भी हैं इंडियन टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट की. सबसे पहले ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी. बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो अभी भी आउटडेटेड मशीन्स और ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज़ कर रही हैं रादर देन मॉडर्न हाई स्पीड टेक्नोलॉजी. हमारी कंट्री में मॉडर्न हाई स्पीड टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं यूज़ करी जा रही, अभी भी हम पुराने टाइम की मशीन्स और ट्रेडिशनल तरीके ही यूज़ कर रहे हैं. इससे प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है अगर हम कंपेयर करें उन कंट्रीज से जहाँ पे एडवांस ऑटोमेशन यूज़ किया जाता है. देन सेकेंड वीकनेस है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इशू. बहुत ज़्यादा पोर्शन जो होता है ना फैब्रिक का जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो जो एक स्टैंडर्ड है उसे मीट ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट का स्टैंडर्ड है वो एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी एक रिक्वायरमेंट होती है उसकी, और उसे वो पूरा ही नहीं कर पाता. देन नेक्स्ट वीकनेस इज
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिसेंट्रलाइज। हमारी जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, टेक्सटाइल एंड गारमेंट की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी ना स्प्रेड आउट है। कहीं पे कोई इंडस्ट्री है, कहीं पे कोई इंडस्ट्री है, तो एक जगह सारे काम नहीं हो रहे। तो इंडस्ट्री इतनी स्प्रेड आउट है और इतनी अनइवनली स्प्रेड आउट है अलग अलग रीजन में। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ ही नहीं है। तो जो इंडस्ट्री है बहुत स्प्रेड आउट है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो तीसरा वीकनेस ये हो गया। देन लैक ऑफ ट्रेंड एक्सपर्ट्स। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारा लेबर है, लेकिन जो वर्कर्स जो स्पेसिफिकली ट्रेंड हैं उनकी हमारी कंट्री में अभी भी कमी है। जिनको एकदम मॉडर्न टेक्निकल स्किल्स, मशीन ऑपरेशंस आते हों, उसकी अभी भी शॉर्टेज है। अब हम समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा सकती हैं प्रमोट करने के लिए इंडियन टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड एक्सपोर्ट्स। हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहले है एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन स्पेस। बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हमें क्रिएट करनी होंगी, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़ बनानी होंगी, कंपनीज़ बनानी होंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को प्रोड्यूस करें एक ही टाइम पे। इससे बड़े बड़े ऑर्डर्स जो मिलते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से वो क्विकली और एफिशिएंटली पूरे हो पाएंगे। देन बिल्डिंग मॉडर्न एपरल पार्क्स। ये एपरल पार्क्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड जोन्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे गारमेंट फैक्ट्रीज एक ही जगह पे लोकेटेड होती है। अब ये जो पार्क्स होते हैं ये शेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, जिससे सभी के लिए कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। देन थर्ड मेजर हम ले सकते हैं कंट्रोलिंग रॉ मटेरियल। गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए फ्लो कॉटन का, यार्न का, ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोकल मेकर्स हैं उनके पास इनफ मटेरियल है एक फेयर प्राइस पे। बैलेंस करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रिवेंट कर सकती है। जो एक सडन शॉर्टेज हो जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसको तो गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए फ्लो कॉटन यार्न का। देन इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पैसे लगाए जाएंगे रोड, पोर्ट, पावर हाउसेस, इन सारी चीज़ों में, टेक्सटाइल हब्स में, तो उससे एक जगह से दूसरी जगह टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें, गुड्स को ले जाना आसान हो जाएगा। ओपनिंग डिज़ाइन स्टूडियो। क्रिएटिव स्टूडियोज़ बनाने से क्या होगा, इंडिया को मदद मिलेगी, क्योंकि इंडिया जो है सिर्फ कपड़े सिलने तक नहीं रहेगा बल्कि डिज़ाइन करेगा, कपड़ों को डिज़ाइन करेगा, फैशन को। इंडियन कंपनीज जो है यूनिक ट्रेंडी स्टाइल जो है बना पाएगी और उसको हायर प्राइसेस में बेच पाएगी ग्लोबल मार्केट्स में। ट्रेनिंग द वर्कफोर्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास वर्कर्स हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उन्हें हमें उनकी स्किल्स को हमें एकदम पॉलिश करना होगा। हमें स्पेशलाइज्ड स्कूल्स खोलने होंगे जहाँ पे कि वर्कर्स को मॉडर्न सुइंग, टेक्निकल स्किल्स, ये सब सिखाना होगा। ये इंश्योर करने के लिए कि हाई क्वालिटी का वर्क है, वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काम बहुत फास्ट करते हैं और बहुत कम गलतियाँ करते हैं, जिससे ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स का वो इम्प्रूव होगा। तो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए? एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन स्पेस, बिल्डिंग मॉडर्न एपरल्स, controlling raw material, investing in infrastructure, opening design studio, training workforce. Now let's look upon the schemes कि क्या क्या स्कीम्स हैं जिससे कि जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है। असिस्टेंस इज हेल्प। अब कोई भी काम करने में आपको मनी चाहिए होता है, ठीक है। अब जो वर्कर्स होते हैं उनके पास जो फैक्ट्रीज तो नहीं कह सकते, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं, दे डोंट हैव इनफ मनी, तो उनको लोन्स लेने पड़ते हैं और वो लोन्स उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलते हैं। तो क्या अलग अलग स्कीम्स हैं जिससे कि हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल वर्कर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है? सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम कहते हैं CHCDS। ये स्कीम जो है ये किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने सेटअप करी है एंड इसे सेटअप किया गया है। इसके अंदर रॉ मटेरियल बैंक्स बनाए गए हैं जहाँ से कि आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के सप्लाईज खरीद सकते हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो इसमें क्या है, रॉ मटेरियल बैंक बनाए गए हैं जहाँ से कि अच्छी क्वालिटी के सप्लाई बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे मिल पाते हैं। इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट इज पावर टेक्स इंडिया। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च करी थी पावरलूम सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसके अंदर फोकस किया गया है स्मॉल स्केल वीवर्स की हेल्प करना, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मशीनरी, उनकी लाइवलीहुड को सबको इम्प्रूव करना, अपग्रेड करना। तो जो प्रॉब्लम है पावर कट्स की, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, इनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अप टू 50 to 90% तक की, और इंस्टॉल
किस लिए प्रोवाइड करती है सब्सिडी? ताकि सोलर पैनल्स इंस्टॉल करे जाए। और जब सोलर पैनल से पावर लूम्स रन करते हैं तो वो जो रन करते हैं वो ऐसे एनर्जी होती है जो फ्री होती है, क्लीन होती है, जो सन से मिल रही होती है। देन नेक्स्ट स्कीम है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एम करता है हॉलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट हो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर की थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच। देन वीवर्स मुद्रा स्कीम, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है ईजी एंड चीप लोन्स प्रोवाइड करने के लिए हैंडलूम वीवर्स को। इसके अंदर जो बर्डन होता है हाई इंटरेस्ट रेट का, उसे हटा दिया जाता है, और जो एक स्ट्रगल होता है शुरुआत में पैसे अरेंज करने का, वो हटा दिया जाता है। अब वीवर्स को अपना घर गिरवी, अपनी ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है लोन के लिए, अप टू रुपीज़ 10 लाख। नाउ नेक्स्ट इज स्कीम्स फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क SITP। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग न्यू क्लस्टर ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम समझते हैं एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। ये क्या है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग? तो ये जो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, ये WTO ट्रीटी है जिसके अंदर एंड किया गया था मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को, और रिमूव कर दिया था एक्सपोर्ट कोटाज इन 2005। तो इस एक्ट के अंदर, इस ट्रीटी के अंदर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था, और एक्सपोर्ट कोटास को भी हटा दिया गया था। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, कोटा हटा दिया और मल्टी फाइबर अरेंजमेंट हटा दिया, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि भाई ग्लोबल मार्केट्स ओपन अप हो रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है, ये जिन गवर्नमेंट ने जो किया है, WTO ऑर्गेनाइजेशन ने जो किया है, ये इंडियन कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है, क्योंकि इंडिया जो है वो इतने सडन फियर्स कंपटीशन के लिए तैयार नहीं था। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एम है ट्रेड को बढ़ाना, तो उन्होंने इसीलिए ये एग्रीमेंट लेके आए। वो उन्होंने कोटा भी हटा दिया कि अब कोई भी कितनी भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इंडिया जो है, उनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया। कैसे हार्मफुल है इंडिया के लिए? लॉस ऑफ गारंटीड मार्केट। अब पहले के सिस्टम में क्या था, इंडिया के पास एक स्पेसिफिक कोटा था, एक रिजर्व्ड शेयर था ऑफ US एंड यूरोपियन मार्केट की। इतना जो हमारा मार्केट शेयर तो है ही, यहाँ से इतना इंपोर्ट, हमारी कंट्री से इतना एक्सपोर्ट तो होगा ही होगा। अब ये एग्रीमेंट जो हुआ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का, इसके अंदर ये कोटा हटा दिया गया। अब इंडिया को अपने हर एक ऑर्डर के लिए फाइट करना पड़ता है। कंट्रीज़ जिनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, लोअर कॉस्ट है, जैसे चाइना, वियतनाम, अब वो मार्केट शेयर इंडिया का भी ले रहे हैं, जो पहले के टाइम पे इंडिया के लिए गारंटीड थी। पहले तो कोटा था, इंडिया के पास एक रिजर्व शेयर था ही, लेकिन कोटा हटने के बाद अब इंडिया को एक एक ऑर्डर के लिए फाइट करना पड़ता है, इतना टफ कंपटीशन है। सो लॉस ऑफ गारंटीड मार्केट। देन इंटेंस प्राइस वॉर। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है और ओल्डर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, और जो कॉस्ट होता है प्रोड्यूस करने का क्लोथ को इंडिया के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें इन मेगा फैक्ट्रीज इन चाइना। तो जो प्राइस वॉर है उससे बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्मॉल इंडियन वीवर्स के लिए सर्वाइव करना। देन शिफ्ट टू फास्ट फैशन। जो ग्लोबल मार्केट है वो शिफ्ट हो गई है फास्ट फैशन की तरफ, जहाँ पे बहुत फास्ट डिलीवरी की ज़रूरत होती है। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स बनाए, जहाँ पे कि स्पिनिंग, वीविंग, स्विंग सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो रही हैं। ऐसी कंट्रीज़ ही काम अच्छे से कर पाती हैं, आगे बढ़ पाती हैं। अब इंडिया जो है उसकी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है कि एक स्टेट में यार्न बन रहा है, दूसरे स्टेट में क्लॉथ बन रहा है, जिससे क्या होता है बहुत टाइम लगता है, डिलेज होते हैं, और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो अपने ऑर्डर कहीं और दे देते हैं। देन प्रेफरेंशियल ट्रेड बायर्स LDC एडवांटेज। इवन दो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ने लिबरलाइज कर दिया है ट्रेड को, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है और US है वो ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को। एज वी नो इंडिया क्या है, इंडिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन US और यूरोपियन यूनियन जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस किसको दे रहा है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसे बांग्लादेश एंड कंबोडिया को। क्योंकि हमें पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड है नहीं, तो इंडिया के क्लोथ्स जो होते हैं उन पे क्या इंडिया को क्या फेस करना पड़ता है, हायर इंपोर्ट टैक्सेस फेस करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। देन क्लोथ्स जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, और इसी वजह से इंडियन क्लोथ्स जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे लगते हैं टू फॉरेन बायर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, जिसमें हमने पहले एडवांटेजेस समझे, फिर हमने समझा क्या चैलेंजेस हैं। देन आफ्टर चैलेंजेस वी लर्न अबाउट द स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट इंडियन टेक्सटाइल्स, एंड देन
वी लर्न कि क्या क्या स्कीम्स है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की, एंड लास्टली एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग. आई होप you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.